तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होगे और अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से कंटिन्यू भी कर रहे होगे। गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के लाइव सेशन में, जहाँ पर हम बात करने वाले हैं प्राचीन भारतीय इतिहास और भारत के भूगोल से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। इस बात की माफ़ी मांगते हुए कि पिछले कुछ दिनों से जो लाइव क्लासेज हैं, इनकी निरंतरता में खासा अभाव हमें दिखाई दे रहा है। गाइज, उसके पीछे रीजन ये है कि थोड़ी सी अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है और कुछ नए बदलावों के दौर से हम गुजर रहे हैं। ऐसे में जैसे ही चीज़ें फिर से रीसफल हो जाती हैं, सारी चीज़ों को ठीक करने के बाद में एनसीईआरटी रिव्यू, विश्व का भूगोल, भारत का इतिहास और लाइव क्लासेज की श्रृंखला को एकदम ठीक प्रकार से हम कंटिन्यू करेंगे। इस चीज़ का मैं आपको पूरी तरीके से विश्वास दिलाना चाहता हूँ। नए जुड़े हुए लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि पहले क्वेश्चन नंबर मेंशन करना है, इसके बाद में आपको ए, बी, सी या फिर डी टाइप करना होता है। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, चारों विकल्प पढ़ता हूँ, आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूँ आंसर करने का। तो चलिए गाइज, आज की लाइव क्लास को हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। गाइज, प्राचीन भारतीय इतिहास में हमें एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व दिखाई पड़ता है, जिसने हमें मौर्य काल में भारतीय समाज की जानकारी देते हुए ये बात बताई थी कि मौर्य काल में जो भारतीय समाज था वो वर्गों में बटा हुआ था। ठीक है गाइस, तो जो क्लासेज में क्लासिफिकेशन था वो हमें मौर्य काल में दिखाई देता है। ऐसा एक व्यक्ति ने कहा था, वो व्यक्ति कौन था? ऑप्शन ए है कौटिल्य, जिसे हम चाणक्य के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी है मेगास्थनीज, ऑप्शन सी है याज्ञवल्क्य या फिर ऑप्शन डी है हेरोडोटस। तो इसमें ऑप्शंस ऐसे हैं कि आप बहुत आसानी से चूज कर सकते हैं कि मौर्य काल में जो भारतीय समाज है वो वर्गों में विभाजित है। ये बात किस व्यक्ति ने बताई है? जब हम पूरा का पूरा प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के सोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं, तो हमें प्राचीन भारतीय इतिहास में धीरे धीरे उठते हुए तमाम सारे ऐसे सोर्सेज हैं। उसमें एक जगह पर हमें दिखाई देता है जहाँ पर लिखा होता है विदेशी यात्रियों के विवरण। विदेशी यात्रियों के विवरण को एक महत्वपूर्ण सोर्स माना गया है, खासतौर से एनिसेंट हिस्ट्री में, जिन्होंने हमें प्राचीन भारतीय इतिहास में भारतीय समाज के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी दी हुई है। तो गाइज, ऑप्शन ए था कौटिल्य, ऑप्शन बी था मेगास्थनीज, ऑप्शन सी था याज्ञवल्क्य और ऑप्शन डी था हेरोडोटस। एक लिख करके आपको ए, बी, सी और डी टाइप करके बताना था कि कौन सा वो व्यक्ति है जिसने मौर्य काल में भारतीय समाज वर्गों में बटा है, ये बात बताई थी। गाइज, तो वन एंड ओनली मेगास्थनीज जो भारत में आया था और इसने भारत की यात्रा करने के बाद में जब मौर्य काल संबंधी विवरण को पेश किया, तो इसने बताया कि जो भारतीय समाज था वो क्लासेज में डिवाइड था, यानी कि भारतीय समाज वर्गों में बटा हुआ था। तो पहले सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी मेगास्थनीज। बढ़ते हैं आगे गाइज, यहाँ से देखते हैं आज का अपना हम दूसरा सवाल। दूसरा सवाल गाइज हमारा है वेदों से। गाइज, हमें बताना है कि उसमें से कौन सा वेद है जिसमें जो पुरुष सूक्त है वो शामिल है। ठीक है, पुरुष सूक्त जो है वो कौन से वेद से जुड़ा हुआ है, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है आपका ऋग्वेद, ऑप्शन बी है आपका यजुर्वेद, ऑप्शन सी है आपका सामवेद या फिर ऑप्शन डी है आपका अथर्ववेद। तो गाइज, चार वेदों में हमारा सबसे पुराना जो वेद है वो है हमारा ऋग्वेद, सबसे नवीन वेद है हमारा अथर्ववेद। आपको बताना है वो कौन सा वेद है जिसमें से पुरुष सूक्त है जो शामिल इसमें है। और वो पुरुष सूक्त ही है हमारा 10वें मंडल का पुरुष सूक्त ही है, जहां से हमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य शूद्र के बारे में जानकारी मिलती है। तो पुरुष सूक्त से हमें जानकारी इसके बारे में मिलती है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य शूद्र के बारे में। आपको बताना है ये कौन से वेद से रिलेटेड है, ऋग्वेद से है, यजुर्वेद से है, सामवेद से या फिर अथर्ववेद से है। गाइस, जो हमारा पद्य में है वो है हमारा सामवेद, जादू टोना टोटका सारे हमें अथर्ववेद से जानने को मिलते हैं। गाइस, चलिए तो यहाँ से हम आज के अपने दूसरे सवाल का भी सही जवाब देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा था कि वो कौन सा वेद है जिसमें पुरुष सूक्त जो है वो सम्मिलित है, यानी कि पुरुष सूक्त किसका हिस्सा है। तो गाइस, पुरुष सूक्त जो हमारा हिस्सा है वो है हमारा ऋग्वेद का। ऋग्वेद हमारा पहला और सबसे प्राचीन वेद है और इसी ऋग्वेद में जो 10वां मंडल है उसके पुरुष सूक्त में हमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो चारों हमारे वर्ण हैं उनका हमें जो वर्णन है वो मिलता है। बढ़ते हैं गाइज यहाँ से आज के हम अपने तीसरे सवाल की तरफ। तीसरा सवाल भी गाइज हमारा प्राचीन भारतीय इतिहास में। गाइज, निम्नलिखित में से कौन से राज्य के शासक को उसके पुत्र अजात शत्रु ने बंदी बनाया था तथा भूख से मार डाला था? डायरेक्टली क्वेश्चन ये है कि अजात शत्रु के फादर कौन थे जिनकी हत्या अजात शत्रु के द्वारा कर दी गई थी। आपको बताना है अजात शत्रु के फादर कौन थे। ऑप्शन ए है बिंबिसार, ऑप्शन बी है बिंदुसार, ऑप्शन सी है शिशुनाग या फिर ऑप्शन डी है उदयन। तो इनमें से कौन है जो अजात शत्रु के फादर थे या फिर पिता थे जिनकी हत्या अजात शत्रु के द्वारा कर दी गई थी? फिर बाद में अजात शत्रु की हत्या भी उसके पुत्र के द्वारा कर दी गई थी। और गाइस, जो हमें बौद्ध संगीतियां देखने को मिलती है, तो जो पहली बौद्ध संगीति है वो बौद्ध संगीति भी अजात शत्रु के समय में ही हुई थी। तो आपको बताना है कि वो कौन सा शासक था जिसकी जो हत्या है वो अजात शत्रु के द्वारा कर दी गई थी। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से हम आज के अपने तीसरे सवाल का भी सही जवाब देख लेते हैं।
गाइज अजातशत्रु के फादर का नाम था बिंबिसार, और बिंबिसार की हत्या करके ही अजातशत्रु क्या हुआ था, गद्दी पर बैठा था। बाद में अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने क्या किया था, अजातशत्रु की भी हत्या कर दी थी। तो जैसा इन्होंने अपने पिता के साथ किया था वैसा ही इनके पुत्र ने इन्हीं के साथ किया हुआ था। तो गाइज इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए बिंबिसार। बढ़ते हैं गाइज यहाँ से हम आज के अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। गाइज हमारा चौथा क्वेश्चन है कि चोलकालीन दक्षिण भारत में ब्राह्मणों की सभा को क्या कहते थे। तो गाइज जो दक्षिण भारत का इतिहास है आजकल यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, ऐसे में ये क्वेश्चन हमारे लिए है इंपॉर्टेंट। आपको बताना है कि चोल काल में जो दक्षिण भारत में ब्राह्मणों की सभा हुआ करती थी इसको कहा क्या जाता था। ऑप्शन ए है अग्रहार, ऑप्शन बी है वारियाम, ऑप्शन सी है ब्रह्म सभा और ऑप्शन डी है विधानसभा। तो चोलकालीन दक्षिण भारत में ब्राह्मणों की सभा को क्या कहा जाता था। अग्रहार कहा जाता था, वारियाम कहा जाता था, ब्रह्म सभा कहा जाता था या फिर विधानसभा कहा जाता था। चोलकालीन भारत दक्षिण भारत की हम बात कर रहे हैं गाइज, हमें वहां पर विशेष रूप से अगर हम देखें तो हमें चोलों का, पांड्यों का और चेरों का साम्राज्य दिखाई देता है। चेर, चोल और पांड्य, यहाँ तीन जगहों से क्वेश्चन मैक्सिमम आप द पूछे जा रहे हैं। अभी पिछले 2018 का अगर आप पीसीएस देखेंगे तो वहां पर भी चोलों की राजधानी से क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए दोस्तों यहाँ से हम देख लेते हैं चोलकालीन दक्षिण भारत में ब्राह्मणों की सभा को क्या कहा जाता था। तो गाइज इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी वारियाम। चोलकालीन दक्षिण भारत में ब्राह्मणों की सभा क्या कहलाती थी, वो कहलाती थी वारियाम। तो वारियाम कहलाती थी चोलकालीन दक्षिण भारत में ब्राह्मणों की सभा। जिन लोग प्रश्नों के जवाब सही दे रहे हैं उन लोगों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं, और आप प्राचीन भारत के इतिहास में इस प्रकार के प्रश्नों का अध्ययन करते रहिए और अपना मूल्यांकन भी करते रहिए कि आपके अध्ययन की जो दिशा है वो सही है या फिर नहीं है। तो कौन से क्वेश्चन है जो आपसे छूट रहे हैं इस चीज़ पे आप खासा गौर करते रहिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 है गाइज कि हर्षवर्धन जो है हमारा हर्षकालीन जो समय है वहां से हमारा क्वेश्चन ये है कि हर्षवर्धन के समकालीन बंगाल का शासक कौन था। तो हर्षवर्धन के समय में बंगाल का शासक कौन था, जब भी आप हर्ष के बारे में पढ़ेंगे तो उसके पड़ोस में पढ़ते हुए आपको इस शासक का नाम बंगाल में जरूर मिलेगा। ठीक है गाइज, जैसे पाल वंश जो था, ये पाल वंश भी हमारा कहाँ पर था, तो पाल वंश हमारा बंगाल के रीजन में ही था। आपको बताना है गाइज हर्षवर्धन के समकालीन में बंगाल का शासक कौन था। ऑप्शन ए है गोपाल, लेकिन ये इसमें पाल वंश के चक्कर में गोपाल मत लगा दीजिएगा क्योंकि ये जरूर बंगाल में था लेकिन ये हर्ष के समकालीन नहीं थे। गाइज ऑप्शन बी है धर्मपाल, ऑप्शन सी है देवगुप्त या फिर ऑप्शन डी है शशांक। हर्षवर्धन के समकालीन बंगाल का शासक कौन था। गाइज हर्ष एक निसंदेह बहुत ही महान शासक था और विशेष रूप से उसने जो पुस्तकें लिखी उसके लिए, और साथ ही साथ जो उसकी उदार नीतियाँ रही इनके लिए हर्ष को विशेष रूप से जाना जाता है। तो आपको बताना है कि जो हर्ष है इसके समकालीन बंगाल का शासक कौन था। तो चलिए गाइस यहाँ से हम 5वें क्वेश्चन का भी सही जवाब देख लेते हैं। ऑप्शन ए था गोपाल, ऑप्शन बी था धर्मपाल, ऑप्शन सी था देवगुप्त और ऑप्शन डी था शशांक। तो गाइस जो हर्षवर्धन था इसके समकालीन बंगाल का शासक था शशांक, यानी कि ऑप्शन डी है इस क्वेश्चन का सही जवाब। हर्षवर्धन के समकालीन जो शासक था उसका क्या नाम था, उसका नाम था हमारा शशांक। चलिए गाइज बढ़ते हैं यहाँ से आज के हम अपने छठे क्वेश्चन की तरफ। तो छठवां क्वेश्चन गाइज हमारा है कि चंद्रगुप्त जो मौर्य था इनका संघर्ष नंद वंश के कौन से शासक से हुआ था। ऑप्शन ए है महानंद से, ऑप्शन बी है महापद्मनंद से, ऑप्शन सी है घनानंद से या फिर ऑप्शन डी है दयानंद से। गाइज तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन का सही आंसर दे पाएंगे। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे इनका जो संघर्ष था ये नंद वंश के कौन से शासक के साथ में हुआ था। वो महानंद था, वो महापद्मनंद था, वो घनानंद था या फिर वो दयानंद था। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश में हम देखते हैं गाइस जो खासतौर से जो मौर्य वंश है ये हमारा नंद वंश के बाद में यहाँ पर सेटल होकर के मगध में हमें दिखाई देता है, और ये बहुत शक्तिशाली पूरा का पूरा जो मगध है इसको बहुत शक्तिशाली कर देता है हमारा पूरा का पूरा मौर्य वंश। तो चलिए गाइस यहाँ से मैं आपको मौर्य वंश के संघर्ष के अगला क्वेश्चन गाइस हमारा है कि जो प्राचीन नगर है हमारा तक्षशिला। तक्षशिला हम जानते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नालंदा और तक्षशिला ये दो महत्वपूर्ण विद्यालय भी थे। तो गाइज आपको बताना है प्राचीन भारत में जो हमारा पाकिस्तान रीजन में तक्षशिला पड़ता है ये कौन सी दो नदियों के बीच में था, यानी कि क्वेश्चन आ गया इसकी लोकेशन की सिचुएशन से। ऑप्शन ए सिंधु तथा झेलम के बीच में, ऑप्शन बी है झेलम तथा चिनाब के बीच में, ऑप्शन सी है चिनाब तथा रावी के बीच में या फिर ऑप्शन डी है रावी तथा व्यास के बीच में। प्राचीन भारतीय नगर जो तक्षशिला है ये निम्नलिखित में से कौन से दो नदियों के बीच में है। सिंधु झेलम, झेलम चिनाब, चिनाब रावी तथा रावी और व्यास। बेसिकली गाइस ये क्वेश्चन हमारा प्राचीन इतिहास से लेकिन इसका संबंध भूगोल से भी है। तो अगर हम जानते हैं इन नदियों के सिचुएशंस को तो हम बता पाएंगे कि तक्षशिला किन दो नदियों के बीच में था। तो बिल्कुल गाइस इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन है सिंधु तथा झेलम। जो तक्षशिला है ये किन दो नदियों के बीच में है, ये है सिंधु तथा झेलम के बीच में, यानी कि जो ऑप्शन ये है इस क्वेश्चन का सही जवाब तक्षशिला
सिंधु तथा झेलम नदियों के बीच में अवस्थित है। बढ़ते हैं गाइज यहाँ से हम आज के अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन गाइज हमारा कि जो इलाहाबाद का स्तंभ लेख है ये किससे रिलेटेड है। तो जो आपको बताना है कि इलाहाबाद का स्तंभ लेख है हमारा, ये किससे रिलेटेड है। ऑप्शन ए है महापद्मनंद से, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त मौर्य से, ऑप्शन सी है अशोक से, या फिर ऑप्शन डी है हमारा समुद्रगुप्त से। गाइज जो इलाहाबाद का स्तंभ लेख है ये किससे रिलेटेड है, महापद्मनंद, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या फिर समुद्रगुप्त। गाइज इतिहास जानने के साधनों में हमें महत्वपूर्ण रूप से अगर हम देखें तो सिक्के, अभिलेख और शिलालेख, ये तीन चीजें जहां से हमें इतिहास जानने को मिलता है। ऐसे में जो हमारे गाइज स्तंभ लेख और शिलालेख हैं इनसे क्वेश्चंस अक्सर करके पूछे जाते हैं। तो शिलालेख आपको तैयार करने हैं और अभिलेख भी आपको तैयार करने हैं। कौन सा अभिलेख किस शासक से रिलेटेड है, क्या जानकारी मिलती है और वो कहाँ पर है। तो गाइज जो इलाहाबाद का स्तंभ लेख है, ऑप्शन ए था महापद्मनंद, ऑप्शन बी था चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी था अशोका और ऑप्शन डी था समुद्रगुप्त। गाइज जो इलाहाबाद का स्तंभ लेख है सभी को मालूम है, ये स्तंभ लेख जो हमारा रिलेटेड है वो है अशोक से। अशोक का मस्की का अभिलेख है, गुर्जरा का अभिलेख है। इस प्रकार से अशोक का जो 13वां शिलालेख है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अशोक के बेसिक रूप से अगर हम देखें तो शिलालेख भी हमें मिलते हैं और इसके अलावा हमारे स्तंभ लेख भी मिलते हैं और लघु शिलालेख भी मिलते हैं। इसके अलावा जो उसने सराय बनाई थी और जो उसने और जो कुएं बनवाए थे पानी पीने के लिए, वहां पर भी उसने छोटे छोटे लेख लिखवाए हुए थे। अगला क्वेश्चन गाइज हमारा सिकंदर के हमले से। आपको बताना है गाइज जब सिकंदर का हमला उत्तर भारत पर हुआ उस समय उत्तर भारत में कौन सा राजवंश था जो शासन कर रहा था। ऑप्शन ए है नंद वंश, ऑप्शन बी है मौर्य वंश, ऑप्शन सी है शुंग वंश या फिर ऑप्शन डी है कंड वंश। तो लगभग आप सभी लोगों को पता होगा कि जब सिकंदर का भारत पर हमला हुआ था उस समय भारत पर जो कौन था वो शासन कर रहा था। नंद थे, मौर्य थे, शुंग थे या फिर कंड थे। ये लगभग आप सभी लोग बता पाएंगे कि जो सिकंदर का जिस समय हमला हुआ था उत्तर भारत में, इस समय में कौन सा राजवंश जो था वो भारत पर शासन कर रहा था। नंद थे, मौर्य थे, शुंग थे या फिर कंड थे। तो बिल्कुल गाइज इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन है नंदवंश। जिस समय सिकंदर का हमला हुआ उस समय उत्तर भारत पर नंदवंश शासन कर रहा था और इन्हीं नंदों के बाद में जो अगला वंश हमारा गद्दी पर दिखाई देता है मगध में, वो है हमारा मौर्य वंश। गाइज अगला क्वेश्चन हमारा आ गया है गुप्त काल से। मौर्य वंश की बात बहुत हो गई, अब बात कर लेते हैं गुप्त काल की। गाइज गुप्त काल में भारतीय जो व्यापार था उसमें से एक पत्तन था जिससे यह संचालित होता था। आपको बताना इस पत्तन का नाम क्या था। ऑप्शन ए है ताम्रलिप्ति, ऑप्शन बी है भड़ौच, ऑप्शन सी है कल्याण या फिर ऑप्शन डी है काम्रे। तो बताइए गाइज कि जो हमारा गुप्तकालीन पूरा का पूरा व्यापार था वो कौन से पत्तन यानी कि जो हमारा बंदरगाह था वहां से संचालित होता था। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए है ताम्रलिप्ति, ऑप्शन बी है भड़ौच, ऑप्शन सी है कल्याण या फिर ऑप्शन डी है काम्रे। तो गाइज इस क्वेश्चन का मुझे आंसर बताइए कि जो गुप्त काल है, जैसे कि हम शुरुआत से देखते हैं, अगर जब हम हड़प्पा मोहनजोदड़ो की सभ्यता देखते हैं वहां पर भी हमें लोथल जैसा बंदरगाह दिखाई देता है। इसके अलावा प्राचीन इतिहास आप देखिए वहां पे भी बहुत सारे बंदरगाह जो हमें दिखाई देते हैं। उसी प्रकार से आधुनिक भारत के इतिहास में भी कोलकाता हो, सूरत हो, कोचीन हो, ये तमाम सारे ऐसे बंदरगाह हैं जो हमें दिखाई देते हैं। कुल मिलाकर के जब ट्रेड की बात आएगी, व्यापार की बात आएगी, उसके मतलब ये है कि जब कभी भी आप इतिहास में आर्थिक दौर की बात करेंगे तो वहां पर बात आएगी ट्रेड की, और जब भी ट्रेड की बात आएगी तो वहां पर बंदरगाहों से जुड़े हुए क्वेश्चन जरूर बनेंगे। गाइस जो गुप्त काल था इसमें उत्तर भारतीय व्यापार में जो पत्तन बहुत इंपॉर्टेंट था वो था ताम्रलिप्ति। खासतौर से अगर आप क्रीन पब्लिकेशन की किताब पढ़ लेंगे तो आपको इसके बारे में इन डिटेल जानकारियां मिल जाएंगी। गाइज अगला क्वेश्चन हमारा आ गया है भारत के भूगोल से स्पेशली। आपको बताना है कि जो रेगर मिट्टी है यानी कि जो रेगुर जिसको हम बोलते हैं, ये जो रेगुर मिट्टी है ये रेगुर मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ पर पाई जाती है। आपका ऑप्शन ए है महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी है तमिलनाडु में, ऑप्शन सी है जो हमारा वो है आंध्र प्रदेश में, और ऑप्शन डी है हमारा झारखंड में। रेगुर मिट्टी इसको काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है क्योंकि इसमें कपास का बहुत ज्यादा जो उत्पादन है वो हमें दिखाई देता है। आपको बताना है रेगुड़ मिट्टी सबसे ज्यादा कहाँ पर पाई जाती है। तो ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल सही जवाब है सभी लोगों का, जो रेगुड़ मिट्टी है सबसे ज्यादा पाई जाती है महाराष्ट्र में। तो जो सब सर्वाधिक शुद्ध जवाब है वो है महाराष्ट्र। रेगुड़ मिट्टी सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है। गाइज आपको बताना है कि जो पारादीप है ये कहाँ पर है। ये क्वेश्चन आपको गलत नहीं करना है, थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पारादीप कहाँ पर है। ऑप्शन ए है केरला में, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी है उड़ीसा में, और ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश में। तो आपको बताना है कि जो पारादीप है ये कहाँ पर है, केरला, महाराष्ट्र, उड़ीसा या फिर आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं करना है, सोच के जवाब दीजिएगा। पारादीप कहाँ पर है, आपने सुन रखा है तो बता दीजिए कि केरला, महाराष्ट्र, उड़ीसा या फिर आंध्र प्रदेश। तो चलिए यहाँ से इस क्वेश्चन का भी हम सही आंसर देख लेते हैं। तो जो पारादीप गाइज है, पारादीप हमारा है उड़ीसा में। तो पारादीप कहाँ पर अवस्थित है, पारादीप अवस्थित है उड़ीसा में।
तो आज का जो गाइज हमारा ये क्वेश्चन है, ये है भारत की नदियों से। भारत की नदियों, भारत के भूगोल के अंतर्गत जो भारत की नदियां, आपको बताना है मानस किस नदी की उपनदी है। आप इसको सहायक नदी भी बोल सकते हैं। मानस, मानस बहती है हमारी आसाम में, और आसाम में मैंने आपको बताया था मानस, नामेरी और ओरांग, ये 3 टाइगर रिजर्व्स वहां पर हैं। आपको बताना है मानस जो है वो किसकी सहायक नदी है, गोदावरी की है, महानदी की है, कृष्णा की है, या फिर ब्रह्मपुत्रा की। तो नो डाउट गाइज इसके बारे में मानस सभी लोग जानते हैं, आसाम में। और भारत में जो एक नदी आती है बह करके तिब्बत से बहते हुए, और भारत में अरुणाचल प्रदेश से बह करके फिर असम के मैदानी भागों में। और ये जो सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा जो डेल्टा है वहाँ पर, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, ना सिर्फ ये बनाती है बल्कि जो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, नदी द्वीप है, माजुली द्वीप, वो भी इसी ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में ही बनता है। तो मानस जो गाइज नदी है, उपनदी, वो है हमारी ब्रह्मपुत्र की। आखिरी क्वेश्चन है गाइज, भारत का जो सबसे बड़ा कपास उत्पादक वो देश है, सॉरी राज्य है, वो कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है पंजाब, या फिर ऑप्शन डी है हरियाणा। तो गाइज इस क्वेश्चन का जो क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें आप देख लीजिए यहाँ पे 326 लोगों ने इसका आंसर किया हुआ था, और इसका जो काफ़ी ज़्यादा आंसर था वो गलत लोगों ने किया हुआ था। लोगों ने इसमें गुजरात जो आंसर है वो टिक किया हुआ था, जबकि भारत में गाइज सबसे बड़ा जो कपास उत्पादक है वो महाराष्ट्र। भारत का भूगोल पढ़ते हुए आप राज्यों की जो उत्पादन रैंकिंग है इस पे जरूर गौर कीजिएगा, और पूरा आप देखिएगा कौन सा राज्य है जो किस चीज़ के उत्पादन में नंबर 1 पर है। रैंकिंग बदलती रहती है, इसमें आप गौर, इस चीज़ का बड़ा गौर कीजिएगा कि जो रैंकिंग आप देखें उसका सोर्स विश्वसनीय हो, और वो लेटेस्ट रैंकिंग के बारे में बात कर रहे हों। तो गाइज ये कुछ क्वेश्चन थे जिनमें भारत के भूगोल और भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में मैंने चर्चा की हुई है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे, और मैंने उन टॉपिक्स को भी बताने की कोशिश की है जिन क्षेत्रों से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जिन चीज़ों पे आपको फोकस करना है जहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो गाइज आज के सेशन से आप सभी लोग जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। लाइव क्लास जब भी कोई प्रॉब्लम ना हो तो करीब करीब हर शाम 8 बजे होती है, पिछले कुछ दिनों को अगर हम छोड़ दें तो आप सभी लोग जुड़े रहिए, बने रहिए, अपना सपोर्ट बना करके रखिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगले सेशन में फिर से मिलेंगे कुछ नए सवालों के साथ, कुछ नया सीखने के लिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।